So now see, we are going to start with the topic rotational motion. तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में देयर इज अ डिफरेंस एक्चुअली. उसके लिए तो सबसे पहले हम ये वाला चीज समझते हैं कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन इन तीनों में क्या डिफरेंस है. जब भी हम रिलेटिव स्टडी करते हैं तो हमारे लिए वो सारी चीजें आसान मिल जाती है, बराबर. तो जैसे कि हमने देखा था इन केस ऑफ अ ट्रांसलेशन और जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन की अगर हम बात करें, अगर हम लीनियर मोशन में देखें तो लीनियर मोशन में क्या होता है. देखो, लीनियर मोशन मतलब क्या कि एक सिंपल देयर इज अ बॉडी एंड दैट बॉडी इज केप्ट ऑन सम सरफेस ओवर देयर. और ये बॉडी को आप क्या लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ओवर देयर, राइट. तो ये बॉडी को जैसे ही आप क्या करते हो, इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन दैट बॉडी, देन ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज दैट बॉडी स्टार्ट्स मूव. ठीक है, मान लो ये सरफेस स्मूथ है तो ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी मूव करना शुरू करेगी. ठीक है, मान लो उसको कुछ तो फ्रिक्शन है, लेकिन उससे उससे हमने पहले उसको कुछ तो वेलोसिटी इनिशियल दे दी, थोड़ी थोड़ी देर में जाके वो यहाँ पे रुक रही है. अब ये जो होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो रीजन देखो, दिस फोर्स, ठीक है, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट टू मूव. इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फोर्स. तो दैट फोर्स इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर मोशन. इन द सिमिलर मैनर जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है. देखो, सर्कुलर मोशन में आई वांट दैट वन बॉडी should move along the circular path. This is the center. Let's say this is the radius r. और ये यहाँ पे ऐसे मूव होना चाहिए. हम चाहते हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए, it should move along the circular path like this. तो ये करने के लिए हमने बोला there are two forces are essential. एक है centripetal force Fc और एक होता है tangential force Ft. उसके दो एक्सेलरेशंस भी होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन At एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन Ac. अब ये जो है ना, ये दोनों, ठीक है, तो इस At मतलब क्या होता है, At का फॉर्मूला होता है r इंटू अल्फा. ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब होता है v इंटू ओमेगा. या फिर हम इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, या फिर r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये दोनों एक्सेलरेशन रहेंगे और इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहता है वो दोनों के बीच में होता है. ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करेगी तो सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इनसाइड द सर्कल. बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या कि कोई बॉडी एक ऐसी है जो कि कांस्टेंट ओमेगा से मूव हो रही है. तो कांस्टेंट ओमेगा का मतलब हुआ कि वहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी. अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा मतलब डेल ओमेगा बाय डेल टी. ठीक है, ये हमें पता है. अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये जब हम लिखते हैं तो इसमें समझ में आता है कि ये ओमेगा इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, एंड बिकॉज ओमेगा इज नॉट गोइंग टू चेंज तो अल्फा उसमें जीरो आ जाएगा. इसीलिए एटी विल बिकम जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट, देयरफॉर अल्फा इज जीरो. अल्फा जीरो बिकॉज अल्फा इज जीरो, so at also becomes zero in case of a uniform circular motion. तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें ये वाला भी चीज हो जाएगा. अभी सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें, अभी अभी मैं रोटेशनल मोशन पढ़ रहा हूँ लेकिन सर्कुलर मोशन की क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीजें भी जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटीज है. ठीक है, तो काफी सारी चीजें जो हम वो उसमें की एज इट इज यूज करने वाले. ठीक है, यहाँ पे अगर हम और चीजें देखें कुछ, तो और चीजें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ओमेगा लिखना है तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, whereas t is the time period required to complete one revolution. एक पूरा राउंड मारने के लिए, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरा गोल घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम कैपिटल टी टाइम पीरियड बोलते हैं. इसको हम इज इक्वल टू 2 पाई एफ बी बोल सकते हैं. इसी तरह से v भी एक होता है. v मतलब क्या, v मतलब होता है 2 पाई r इंटू एफ, या फिर 2 पाई r अपॉन कैपिटल टी, इस तरह से आप लिख सकते हो. तो हमें चलता है f इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन कैपिटल टी. ये भी हमें फ्रीक्वेंसी मतलब और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में का रिलेशन है हमारा. ये भी बेसिक चीज है, दिस आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड. तो ये वाला चीजें जो है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली कि हमारा ओमेगा मतलब क्या होता है, हमारा वी मतलब क्या होता है, और इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड हम कैसे लिख सकते हैं. अब बात ये है कि हम जिस एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट ओनली इन सर्कुलर मोशन बल्कि लीनियर रोटेशनल मोशन में भी, ठीक है, बोथ दोनों के लिए ये चीज होगा कि इफ, मैंने बोला देखो, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अगर मान लो अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है अगर अल्फा, तो उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट डाउन द डिफरेंट इक्वेशंस ओवर देयर. वी कैन राइट डाउन थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन. जैसे हम लिखते हैं
v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये हमारा पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है। दूसरा क्या लिखते हैं हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तीसरा हम लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशन जो हमने लीनियर मोशन के लिए यूज किए, तो वही हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, रोटेशनल मोशन में लिए के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो मैंने बोला देखो v मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाकी सारे भी इक्वेशंस लिख सकता हूँ। आई कैन राइट ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। आई कैन राइट यस की जगह पे, यस मतलब हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जगह मैं लिखूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये दिस वन इज इक्वल टू नथिंग बट ओमेगा फाइनल का स्क्वायर विच विल बिकम इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा। ये जो है ना, ये तीनों फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बेसिक एनालॉजी समझ में आती है कि बाबा किसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी की जगह पे हमने ओमेगा यूज किया, एक्सेलरेशन की जगह पे हमने अल्फा यूज किया, टाइम की जगह तो टाइम है ही, एस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा यूज किया। इनके बीच में एनालॉजीज भी होती है काफी हद तक, बट मुझे मतलब आप जो पढ़ता है रोटेशनल मोशन उसको पता ही रहता है कि इसमें एनालॉजी कौन सी करते हैं। इसके अलावा और भी कई एनालॉजीज हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अब ये जितना भी मैंने आपको बताया, दिस वाज ऑल अबाउट द काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड ऑल। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये वो उसका, इसके यूनिट्स के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखो ये इक्वेशंस आपको कब यूज करेंगे, मतलब आप जो है ये कब यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो पहला चीज आपको यहाँ पे समझना है, इस पे एग्जांपल्स क्या पूछेंगे आपको एग्जांपल पूछेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फैन है, फैन मतलब आप मोटर पकड़ लो या फिर कोई भी दूसरी बॉडी पकड़ लो जो रोटेट कर रही है या फिर सर्कल में घूम रही है। ठीक है, पहले उसका वेलोसिटी कुछ तो था, इतने कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी इतना हो गया, तो फिर आपको उससे क्या मिलेगा, उससे आपको अल्फा मिल जाएगा उसका, वो बॉडी का। ठीक है, तो और ये न केवल इतना, अगर आपको बोला जाए कि फॉर एग्जांपल आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है रेडियन पर सेकंड में, फाइनल दी गई है मतलब कुछ, ठीक है, कि कुछ समय बाद, कितना समय ये नहीं दिया आपको, टाइम नहीं दिया, लेकिन बोला कुछ समय बाद जब वो इतना थीटा कर लेगा, ध्यान से सुनो, इतने रोटेशंस के बाद, थीटा मतलब कितने रोटेशन किए, जैसे कि हमें पता है एक रोटेशन मतलब 2 पाई, तो जितने नंबर ऑफ रोटेशन होंगे तो उसका हम लोग करेंगे 2 पाई इंटू एन। ठीक है, एन नंबर ऑफ रोटेशन मतलब 2 पाई एन कर देंगे। अगर आपको बोला 4 रोटेशन, 10 रोटेशन, 15 रोटेशन, हाफ रोटेशन, 1/4 रोटेशन, ठीक है, 1/5 ऑफ रिवोल्यूशन, 1/6 ऑफ रिवोल्यूशन, 1/nth ऑफ रिवोल्यूशन, तो ये एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई होता है, तो उसका मतलब इतना। तो इससे लोगों को क्या करना है, उसको एन की जगह पे वो वाली चीज रखना है कि कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किए करके उसने, तो वो चीज आपको क्या देगा, वो चीज आपको देगा थीटा। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द थीटा। ये हो गया हमारा थीटा के बारे में। तो आप क्या कर सकते हो, उससे भी आप क्या कर सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। नहीं ऐसा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, आपको बोला कि कुछ समय बाद इतने एक्सेलरेशन से अगर वो रोटेट कर ही रहा है तो कितना एंगल करेगा। ठीक है, फिर ठीक है, तो कितना एंगल करेगा इतने समय में। ठीक है, इतने समय बाद वो कितना एंगल करेगा, या फिर ठीक है लाइक लाइक दिस, ऐसे अगर सवाल पूछते हैं तो फिर आप सेकंड वाला इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए जितनी रिक्वायर्ड चीजें हैं मैंने आपको बता दी। कई बार इसमें सवालों में क्या होता है पता है क्या, इन इक्वेशंस यू मे टोल्ड अबाउट द, आपको आपको दिया ऐसे रहता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज, ठीक है, 20 आरपीएम, और बच्चे क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू ये रख देते हैं, हालांकि वो गलत है। ये आरपीएम, ये आपको यूनिट से चेक करना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का हम आरपीएम में भी पूछ सकते हैं, लेकिन आरपीएम, आरपीएस, ये जो यूनिट्स होते हैं ये किसके होते हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ नथिंग बट दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। ये फ्रीक्वेंसी, ये रिवोल्यूशंस पर मिनट या रिवोल्यूशन पर सेकंड ऐसा दिया है आपको। ठीक है, तो ये चीज इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अगर काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर अगर आपको सवाल पूछते हैं तो आपको जो है आपको ये वाला चीज पता होना चाहिए। रोटेशनल मोशन में और कई चीजें हैं, मैं पहले इसका जो डायनेमिक्स वाला पार्ट है वो पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एक अलग से है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये सारा हो गया बेसिक लेवल का, जितना हमें पता था। अब इसमें और कुछ चीजें, जैसे हमें पता है कि फोर्स मैंने बोला कि लीनियर मोशन में हम यूज करते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप बस इतना एक चीज याद रखना है कि जैसे जो चीज हम यहाँ पे एज अ मास बोल के यूज कर रहे हैं, इन रोटेशनल मोशन व्हाट वी हैव टू यूज इज मास के जगह पे वहां पे हम यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
अब बात ये है, ये हमने शुरू कहाँ से किया पता है क्या? ये हम शुरू यहाँ से किया कि मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको एक एक इक्वेशन दे देता हूँ और उस इक्वेशन से मैं आपको मतलब जो एक एनर्जी का इक्वेशन, तो उससे एनर्जी का इक्वेशन भी बन जाएगा और आपको ये वाला आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि कोई भी बॉडी, अगर एक मैंने कोई ऐसी आड़म टेढ़म बॉडी ले लिया ऐसे वाला, ठीक है, बट ये बॉडी क्या हो रही है, ये बॉडी इफ इट इज गोइंग टू रोटेट नाउ, अगर मान लो ये रोटेट ओमेगा स्पीड से, मैंने इसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड कर दिए इस तरह से, मान लो ये पार्टिकल्स है m1 m2 m3, ठीक है, m1 m2 m3 इस तरह से, और इनका क्या है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनका r1 r2 r3 लाइक दिस, r1 r2 r3 लाइक दिस 1 अप टू rn। तो मैंने बोला आई वांट टू नो अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में मुझे जानना है। तो अभी अभी ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है कि हाँ यस, क्योंकि ये रोटेट हो रही है, तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, मेरा मेरा फार्मूला तो है हाफ ऑफ mv²। अब बात ये है कि ये बॉडी तो रोटेट कर रही है, मुझे इनका वेलोसिटी तो पता नहीं है, वेलोसिटी पता नहीं है वो भी इसलिए क्योंकि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग रहेगा, हमने अभी भी देखा है। भले ये पार्टिकल रोटेट कर रही है, लेकिन यहाँ का जो पार्टिकल रहेगा ये तो इतना सर्कल कर रहा है ना, r1 रेडियस वाला, जो जो r2 डिस्टेंस पे है वो तो r2 रेडियस वाला सर्कल कर रहा है, और जो r3 रेडियस पे है वो क्या करेगा, वो r3 रेडियस वाला सर्कल करेगा। अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग रेडियस वाले सर्कल्स कर रहे हैं विद द सेम स्पीड ओमेगा। उनका ओमेगा, उनका एंगुलर वेलोसिटी वो ठीक है, लेकिन उनका वेलोसिटी कैसा रहेगा, अलग अलग। तो मैंने बोला क्या कैन से दैट आई हाफ mv², ये अगर मैं बल्क में ना लेकर इसी फॉर्मूले को अगर मैं अलग अलग तौर पे मेजर करूं, तो मैंने बोला हाफ ऑफ m1 v1² प्लस हाफ ऑफ m2 v2² प्लस सो ऑन अप टू, ये कहां तक हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ mn इंटू vn² तक मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। ये वाला जब चीज आता है तो इसमें मुझे क्या मेजर करना है, देखो तो देखो अभी मैंने क्या कर दिया, मैंने सबका अगर मैं बोलूं कि हाँ हाफ कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, यस कॉमन निकाल सकता हूँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या सब बॉडीज का मास सेम है, क्या नहीं है तो रहने दो, कुछ जरूरत नहीं है, आप सब सबका मास यहीं पे रखो। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो मैंने बोला इन ब्रैकेट क्या बचा है, m1 v1², अभी देखो ये प्लस m2 v2² प्लस 1 अप टू mn vn², यहाँ तक ये जब चीज आती है तो यहाँ पे मैंने बोला v1² को ना लेकर मैं, मुझे जो चीज दी है ओमेगा, और मुझे जो चीजें दी है लेट से r1 r2 r3 इस तरह से, ठीक है, इन चीजों को मैं क्या लेके क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज इट ओवर देयर, और मैं उन चीजों को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1, मैंने बोला इंटू v1² की जगह मुझे क्या लिख सकता, मुझे क्या लिखना है, मुझे v को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखना है। मुझे पता है v इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू r ओमेगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे इट इज r1² ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा हालांकि सबके लिए समान है, तो मैंने बोला यहाँ पे m2 r2² ओमेगा² प्लस सो ऑन अप टू, ठीक है, जहां तक भी होगा mn, ठीक है, mn rn² ओमेगा², यहाँ तक ये सब इन सब में मैंने बोला हाफ कॉमन है, ओमेगा² कॉमन है, इन ब्रैकेट मुझे मिल रहा है m1 r1² प्लस मुझे मिल रहा है m2 r2² प्लस सो ऑन अप टू mn rn², यहाँ तक मुझे मिलेगा। ये जब चीज मुझे मिलेगा तो मैंने बोला देखो ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन जो है, मेरा जो रेगुलर इक्वेशन होता है लीनियर और एंगुलर में, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे पता है v² के जगह पे ओमेगा² है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन m के जगह पे क्या है, m के जगह पे है m1 r1² प्लस m2 r2², दिस इज समेशन ऑफ ओवर देयर। ये जो सारा सम है इस सब के लिए हमने क्या यूज किया, वी आर यूजिंग वन वर्ड कॉल्ड एज आई। तो हमने यहाँ पे यूज किया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा² इनटू, इन सब के बजाय हमने क्या यूज किया, यहाँ पे आई यूज किया, which is called as a half of I into omega²। मैंने बोला कि half of mv², इसके जगह पे अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, देखो कोई भी बॉडी अगर आपको दी जाए, अगर आपको बोला कि ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, इसको अगर आपको मूव करना है, तो अगर आप, मैंने बोला कि देयर आर टू ब्लॉक्स, एक m1 है, एक m2 है, एक 10 kg का, एक 100 kg का है, तो 100 kg को के मास को हिलाने में ज्यादा मुझे कठिनाई आती है। हालांकि देखा जाए तो वैसा तो मुझे कोई उसने अपोज नहीं करना चाहिए ना, लेकिन वेलोसिटी अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो मास अपोज करेगा। तो बात यहाँ पे आती है कि मास इज द समथिंग विच अपोजेस मी, क्योंकि 100 kg का मास मुझे मूव करने में ज्यादा ताकत लगती है, और जो जिसका वजन कम है, जो अगर 10 kg का है तो उसको मूव करने के लिए मुझे ताकत कम लगती है। तो इसका मतलब क्या, मास इज द समथिंग विच अपोजेस द लीनियर मोशन, इसीलिए हमने उसको बोला इनर्शिया, इनर्शिया द टेंडेंसी टू अपोज। तो ये जो है ये हमारा इनर्शिया जैसे एक्ट करता है, ये हमारा मास इज अ इनर्शिया हो गया। आपने हमने ये जब एनएलएम पढ़ा था, तो आपने अगर आपने एनएलएम में पढ़ा भी होगा कि इनर्शिया इज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ ये वो। तो इस तरह से ये जो है ये मास वाला इनर्शिया आप देख रहे हैं कि जिस बॉडी का मास ज्यादा, वो बॉडी मुझे अपोज कर रहा है उसके मूवमेंट के लिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन में
आई इज द समथिंग विच इज इन प्लेस ऑफ द मास, तो जो काम मास करेगा वो काम यहाँ पे आई करेगा। ध्यान से सुनो, मतलब ये हुआ कि अभी आई इज द समथिंग विच विल अपोज माय ओमेगा। बिफोर दैट लीनियर मोशन में m वाज समथिंग विच वाज अपोजिंग v को अपोज करेगा, मतलब लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी को अपोज करने वाला वो था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको i इज समथिंग विच इज गोइंग टू अपोज ओमेगा, आपको क्या करने वाला है, ओमेगा अपोज करने वाला है। ये अगर चीज हो गया तो यहाँ से मुझे समझ में आता है आई इज द समथिंग विच अपोजेस रोटेशनल मोशन। इसका मतलब ये हुआ, अभी मुझे ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, आगे चल के मैं हमेशा याद करने वाला हूँ, आई जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, उसका ओमेगा ऑटोमेटिकली कम होने वाला है। या फिर इट्स अ बेसिक थिंग, आई इज अ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट एक्चुअली, इट इज अ समथिंग विच अपोजेस, which opposes rotational motion, ठीक है। I is what, I is something which opposes my rotational motion, तो ये रोटेशनल मोशन को अपोज करने वाली, ठीक है, चीज है हमारी आई, ठीक है। आई इज समथिंग विच अपोजेस रोटेशन, जिसका आई ज्यादा उसका वो क्या करेगा, वो ज्यादा करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर दे दूं, तो जैसे कि एक रॉड अगर आपने लिया, या फिर आपके हाथ में जो पेन है वो पेन, ठीक है, आपको अगर याद होगा तो आप अपने बेसिकली हम ये चीज पढ़ते हैं, तो आई को ये वाला एक्सिस के अराउंड घुमाना है ऐसे, ठीक है, आई को सेंट्रल एक्सिस के अराउंड घुमाना है ऐसे, ठीक है। दोनों में फर्क है, आई को अगर मैंने अगर ये वाला एक्सिस के अराउंड घुमाओ ऐसे, ठीक है, तो बात अलग है। या फिर आई को अगर इस एक्सिस के अराउंड घुमाना, तो बात तो पूरी अलग है। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है ना कि इस कंडीशन में कि बॉडी वही है, लेकिन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ रहा है, क्योंकि मुझे कठिनाइयां अलग अलग आ रही है। तो कठिनाइयों का मतलब ही क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जितनी ज्यादा अलग अलग कठिनाइयां है, तो ये कठिनाइयां पैदा क्यों हो रही है, क्योंकि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ से मुझे समझ में आता है कि आई इज द समथिंग, ठीक है, जो कि मेरा जो कि जिसके बारे में मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया फिर, और ये मैंने क्या बताया आपको, किसके लिए बताया कि इन प्लेस ऑफ मास आपने आई को यूज किया, जहां जहां लीनियर मोशन में, या फिर जैसे हम मास की जगह पे जो जो चीज यूज करते थे, मतलब जहां पे मास यूज करते थे, वहां पे हम एज अ आई यूज करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सारे अलग अलग कंडीशंस पे से मुझे समझ में आता है कि आई किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसके बारे में जब हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि आई आई फिर सबसे पहला चीज, अगर मैंने बोला कि क्या आई मास पे डिपेंड करता है, तो यस, मास पे डिपेंड करता है। दूसरा, नॉट ओनली ऑन द मास बट इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास माने क्या, कि आपकी बॉडी कैसी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा जिधर एक्सियल रोटेशन है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सियल रोटेशन के पास बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, ठीक है, और दूर जो है, दूर बहुत कम पार्टिकल्स है ऐसे, ठीक है, एक्सियल रोटेशन से दूर बहुत ही कम पार्टिकल्स। ऐसा अगर होगा तो उस केस में उस केस में मैंने बोला कि अगर यहाँ पे मूवमेंट ऑफ या आपका एक्सियल रोटेशन जहाँ पे है, वहां पे अगर मास ज्यादा है, तो पार्टिकल्स आर लेस अवे फ्रॉम योर एक्सियल रोटेशन, तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। तो मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, दूसरा चीज, ठीक है। और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि एक्सिस रोटेशन आपका कहाँ है। तो आप बोलेंगे मेरी बॉडी समान है, नहीं चलेगा, ठीक है। नॉर्मली दिस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की मतलब ही क्या होता है, साइज एंड शेप, साइज एंड शेप पे भी डिपेंड करता है। एक केजी का मैंने एक गोल डब्बा ले लिया, एक केजी का मैंने एक स्पीयर ले लिया, एक केजी का मैंने एक बॉक्स ले लिया, एक केजी का मैंने एक रॉड ले लिया, लेकिन मतलब ये मैं क्या चेंज करूँ, मैं साइज और शेप चेंज कराऊंगी, ठीक है, हालांकि वजन तो उनका उतना ही है। तो नहीं, उनके उसका भी क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका क्या हो जाएगा, अलग अलग आएगा, बिकॉज इनमें से कोई भी एक चीज भी क्या हो गई, अलग हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज। अच्छा, चेंज होगा मतलब जरूरी नहीं चेंज होगा ही, इट मे चेंज, डिपेंड करता है बाकी सारी चीजों, बाकी सारी चीजें कैसी है करके, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ दो लोकेशंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि मैंने बोला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो कि सेंटर से दोनों का डिस्टेंस समान ही है, लेफ्ट और राइट में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समान भी आ सकता है। तो आप बोलेंगे नहीं सर लोकेशन तो चेंज हो गया, तो मतलब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो लोकेशन होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, या फिर उसका जो है, अगर हम लोकेशन चेंज करते तो यस इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोकेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो इन चीजों पे वो डिपेंड करता है,
और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको जनरली कोई पूछेगा नहीं टेम्परेचर पे, ठीक है। तो असल में देखा जाए तो होता क्या है कि ऐसी कोई क्वांटिटी जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जिसका वैल्यू अलग अलग होता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा, एक सिंपल रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आ रहा था, तो इसीलिए अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अलग अलग है अभी। और ना तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर भी नहीं है, तो इसको हम टेंसर बोलते हैं। आपको ये कोई पूछने नहीं वाला, अगर आपको पूछा जाए तो बुक्स में ऐसा इसका कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। इन सम ऑफ द बुक्स इट इज मेंशन्ड एज अ स्केलर, तो आप स्केलर ही बोलिए। और अगर आपके बुक में बोला गया है आपका टेंसर, तो देन टेंसर, बट जनरली आपको ये कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है। तो जनरली क्योंकि इसका अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए इसको टेंसर कहते हैं, ठीक है। टेंसर क्वांटिटीज आर लाइक दैट। जैसे स्केलर मतलब जिसको जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है ही नहीं, वेक्टर मतलब जिनको है लेकिन मैग्नीट्यूड एक ही और डायरेक्शन भी एक ही है। जैसे एक बार आपने फोर्स बोल दिया, तो फोर्स है वही है, तो जिंदगी भर वो फोर्स जहां पे है वो वहां का वही रहेगा। लेकिन अगर मैं बोले कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहला चीज आएगा एक्सियल रोटेशन कौन सा, तो वो अलग अलग आती है, इसीलिए हमने बोला इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। ये वाला चीज हमने यहाँ पे कर लिया। अगर हमें ये वाला चीज समझ में आ गया, नाउ वी कैन डू मेनी थिंग्स ओवर देयर। जैसे कि मैंने बोला कि वर्क, वर्क इन जनरली हम क्या लिखते थे वर्क के लिए, ठीक है। वर्क के लिए हम लिखते थे W इज इक्वल टू फोर्स F इंटू एस, एफ डॉट एस। तो हमने बोला F इंटू एस की जगह पे अभी अभी हमारा वर्क क्या आएगा, अभी हमारा वर्क है टाउ डॉट थीटा। तो मतलब फोर्स की जगह पे आप क्या यूज करते हैं, टॉर्क। जैसे कि इसमें किसी बॉडी को अगर आपको मूव करना है, स्ट्रेट लाइन मोशन कराना है, तो उसको जैसे आप फोर्स लगाते हो, तो वैसे ही रोटेट कराने के लिए आपको टॉर्क की जरूरत होती है, तो आप टॉर्क लगाओगे, ठीक है। टॉर्क क्या है हम अभी पढ़ लेते हैं, तुरंत पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। देखो टॉर्क, टॉर्क मतलब क्या होता है, टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसका जनरलाइज डेफिनेशन हो गया, ठीक है, या फिर जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब होता क्या है कि मैं अगर सिंपल एग्जांपल आपको दूं, तो किसी भी बॉडी को, जैसे ये मान लो एक रॉड है, एक रॉड को अगर मैंने ऊपर एक फोर्स दिया F और नीचे एक फोर्स दिया F, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 5-5 न्यूटन वाले फोर्सेस हैं, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसा ले रहा हूं मैं, दोनों जो फोर्सेस है उन दोनों का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ले रहा हूँ, ऐसा ये वाला डिस्टेंस नहीं पकड़ रहा मैं। या फिर ये कोई आसाड़न कर यहाँ से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके साथ, ऐसा नहीं कि रॉड जहां पे है उस रॉड के अंदर। जैसे कि मान लो अगर मेरा रॉड ऐसा हो गया, तो मुझे क्या करना है, और मैंने बोला कि एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, तो आपको अभी क्या करना है, अभी भी आपको क्या करना है, ये लाइन को एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट लाइक अलोंग द रॉड ऑफ लेंगे कोई तो डिस्टेंस, ये आपका आर नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग वन। ये सही डिस्टेंस लेने का मेथड है कि जो दो वेक्टर्स है ना आपके, दो वेक्टर फोर्सेस, उनके दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, तो ये हो जाता है। अभी अगर फोर्स इनटू है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर यहाँ पे, मुझे पता है F इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू, मैंने एक बार क्या बोला है, टॉर्क मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको मैं अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो असल में ये क्या हो जाएगा फिर, और ए मतलब, ए का मतलब क्या होता है, तो इन टर्म्स ऑफ आई कैन राइट आल्सो इन टर्म्स ऑफ मतलब आर, आर के टर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला इसको m इंटू ए इंटू आर भी लिख सकता हूँ मैं, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बट हालांकि ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है आर इंटू अल्फा। तो मैंने बोला m इंटू ए के जगह पे मैंने लिखा आर इंटू अल्फा इंटू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अगर मैं इसको ब्रैकेट कर दूं तो एम आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, एम आर स्क्वायर मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसको आई इंटू अल्फा इस टर्म में भी लिख सकता हूँ, किसको, टॉर्क को। तो मेरा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यहाँ से आपने लिखा, आपको पता है फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, ये लीनियर फोर्स, मास जो कि अपोज करता है एक्सेलरेशन उसका। अब मैं रोटेशनल मोशन के लिए रिक्वायर्ड है टॉर्क, मास की जगह पे यूज करूंगा अपोजिशन करने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एक्सेलरेशन लीनियर की जगह पे दूंगा मैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। दिस इज हाउ आई कैन ट्रीट इट, ठीक है। तो ये आसानी से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जैसे कि लीनियर मोशन में एम वी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका लीनियर मोमेंटम। एम वी को हम बोलते हैं पी, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। यल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम वी आर, ठीक है। तो एम इंटू वी मतलब हमारा लीनियर मोमेंटम पी इंटू और एक आर, ये हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जितना भी चीजें रिक्वायर्ड थी इसके लिए मैंने आपको बता दी। और एक होता है पावर, अगर आपको कोई बोलता है पावर लिखो, तो पावर मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और या फिर इसको बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन। तो जो भी आपका वर्क है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वर्क के लिए आप क्या कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, यू कैन राइट इट ओवर एज वर्क को आप लिख लोगे, वर्क वर्क के लिए आप क्या लिखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे टॉर्क इनटू थीटा,
तो टाउ इंटू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर लिख के नहीं दिया शायद से, मैं तो आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको टॉर्क के बारे में बताया, ये देखो यहाँ पे जब मैंने नहीं आपको बोला तो यहाँ पे देखो ये टॉर्क इंटू थीटा, ये तो ये जो है ना ये वाला चीज, तो मैंने बोला टाउ इंटू थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वो, टाउ इंटू थीटा डिवाइडेड बाय टी। अब थीटा बाय टी मतलब क्या होता है, ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर टाउ इंटू ओमेगा फिर से, ठीक है। दिस ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड इट लाइक दिस, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा इन केस ऑफ द एंगुलर मोशन, ठीक है। तो जितने मैंने चीजें बता दी आपको, इसमें कितनी जितनी एनालॉजीज होती है, ठीक है, कैसे दोनों में जो है समानता और अलग अलग जो है वैरायटी जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यह मिला आपको, तो यहाँ पे हमारा ये वाला चीज पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट। अभी ये वाला चीज हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, तो इसी के रिलेटेड कुछ और भी है चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है अभी कि नॉट नेसेसरी हम लोग हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, समटाइम्स यूज आल्सो कि अभी जैसे अपने टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया टाउ इज इक्वल टू, अब होता है फोर्स एज इक्वल टू एम ए जब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू या फिर वर्क को जब हम जैसे हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। वर्क एनर्जी चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वर्क को जो है वर्क ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, F into ds if the displacement is variable या फिर the force is variable accordingly, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप जैसे हमने टाउ इनटू थीटा लिखा तो आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन के अनुसार आपकी सारी चीजें बन जाएगी, दैट मे आल्सो हैपन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बात ये देखो कि जब हमने टॉर्क पढ़ा ना तो टॉर्क के ऊपर से काफी सारी चीजें बन गई, तो जैसे हमने बोला टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू मतलब क्या होता है, टॉर्क मतलब होता है टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अब मैंने बोला कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग ओवर हियर, मुझे यहाँ पे कुछ चीजें करनी है, ठीक है। तो अल्फा मतलब क्या, तो मैंने बोला देखो इट इज नथिंग बट आई, आई मतलब आई को तो मैं एज इट इज लिख दो, अल्फा मतलब होता है डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है, दैट इज द टॉर्क। अब मैंने बोला देखो कि इन केस यहाँ पे डी ओमेगा अल्फा, अल्फा टॉर्क, अभी देखो यहाँ पे रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन ये कहता है कि अगर मेरा अल्फा जीरो कब होगा, अल्फा जीरो तब होगा जब मेरा ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट ओमेगा के साथ अगर रोटेट कर रही है तो उसका मतलब उसमें अल्फा है ही नहीं, और अगर उसमें अल्फा है नहीं तो अल्फा मतलब इसका मतलब अल्फा जीरो इसका मतलब टॉर्क जीरो है। इसका मतलब कोई सी भी बॉडी को एक्सटर्नली टॉर्क नहीं लग रहा, जैसे कि अर्थ है, अर्थ उतनी ही स्पीड से रोटेट होती है, तो इसका मतलब क्या कि अर्थ को एक कांस्टेंट जो है जो जितना एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, इसका मतलब उसको कोई एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड टॉर्क नहीं लग रहा है। तो बिकॉज देयर इज नो अनबैलेंस्ड टॉर्क, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं फिर इस सिचुएशन से हमने क्या बोला, इस सिचुएशन से हमने बोला देखो मेरा लॉजिक देखो, ठीक है। तो ये लॉजिक सबको समझ में आना चाहिए कि इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, if omega equal to constant, then what, then we can say that alpha is equal to 0, therefore torque tau is also equal to 0, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये वाली चीजें हमको क्या होनी चाहिए, दिस वी शुड अंडरस्टैंड, ये वाली चीजें हमें क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल पॉइंट, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाबा टॉर्क को हमने क्या कर दिया, टॉर्क को हमने जीरो, टॉर्क जीरो कब होता है। अब यहाँ से हमने एक स्टेटमेंट बनाया, हम स्टेटमेंट क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट हम ये बना रहे हैं कि इफ, ठीक है, स्टेटमेंट देखो हमारा, if no external torque act, if no external torque acts, if no external torque act on body, then, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, मतलब टॉर्क का वैल्यू ही क्या हो गया, जीरो हो गया, तो टॉर्क जीरो, देन, तो ये अभी देन व्हाट, ठीक है, तो देन व्हाट, नाउ सी अभी ये टॉर्क अपने यहाँ पे लिख दिया, वेरी वेरी नाइस। तो इसका मतलब देन व्हाट विल हैपन, टॉर्क, तो ये इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन वी कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्व। एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम को हमने लिखा है mvr, mvr को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, v को क्या लिख सकते हैं, r इंटू ओमेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो क्या मैं i इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, यस। तो मैंने बोला आप बताओ अभी, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आई भी क्या, और आई तो वैसे भी कांस्टेंट होता ही है, ठीक है, क्योंकि बॉडी तो आपकी वही रह रही है, ठीक है। तो नाउ आई में चेंज, मैंने बोला देखो देखो आई चेंज हो रहा है, मैंने बोला नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है कि बाबा एक्सटर्नल टॉर्क, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एथलीट अगर आप लेते हो या फिर कोई किसी चीज में लेते हो, जैसे आपने देखो कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अभी अर्थ ही रोटेट कर रही है, हम बोल रहे हैं कि नहीं बाबा वो जो है उसके कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, वो उतनी स्पीड उसकी मेंटेन कैसे कर रही है।
अब स्पीड कम कभी आपको क्या लगता है कि कभी जिंदगी में उसकी अर्थ की स्पीड कभी कम ज्यादा नहीं हुई क्या? हुई होगी, बट वी डोंट मतलब वी डोंट एक्सपेक्ट इट। ठीक है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब इधर अगर मान लो कोई जैसे मतलब न्यूज चैनल में आता है कि चलो आज जो है आज दुनिया खत्म होने वाली है, एक कोई तो ग्रह आके दुनिया के अर्थ के ऊपर टकरा जाएगा और अर्थ की स्पीड कम हो जाएगी या फिर अर्थ ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। ऐसे पुराने जमाने में ऐसे ऐसे आते थे, बट आज तक वैसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, आई होप सो कभी होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो है ना, ये देखो टॉर्क जीरो है तो हो क्या रहा है, देखो इफ द टॉर्क इज जीरो इसका मतलब ओमेगा इज अ कांस्टेंट। और नॉट ओनली दिस, ये टॉर्क जीरो मतलब क्या कि यहाँ पे अगर मैं आई को भी अंदर लेके जाऊँ, हाँ देखो आई को भी अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू मेरा क्या मिलता है मुझे, डी डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा। एंड व्हाट इज आई ओमेगा, आई ओमेगा का मतलब होता है एल। तो मतलब क्या, डी डी टी ऑफ एल। मकसद ये है कहने का कि टाउ एंड व्हेन टाउ कैन बिकम जीरो, टाउ टॉर्क तो जीरो तभी हो सकता है जब यल कांस्टेंट होगा। तो इफ नो एक्स्ट्रा टॉर्क इन द बॉडी देन यल रिमेन्स कांस्टेंट। देन एल रिमेन्स कांस्टेंट। यल कैसा हो जाता है, यल कांस्टेंट हो जाता है, ये हमको समझ में आना चाहिए दैट यल इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट ओवर देयर। अब यल कांस्टेंट रहने का मकसद क्या है, देखो अब यल अगर कांस्टेंट है तो यल मतलब क्या होता है, यल मतलब होता है आई ओमेगा। यल आई ओमेगा मतलब क्या कि दैट आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। ये इसके एग्जांपल देते फिर आपको एथलीट को, स्विमर को, डांसर, बेली डांसर, ये वो इन चीजों में आपको इसके एग्जांपल देते कैसे कि अगर मान लो कोई डांस कर रहा है, बेली डांस कर रहा है, या फिर मान लो कोई एथलीट है, तो वो अपनी बॉडी को जब चिपक जाता है और वो तब उसको रोटेशनल मोशन कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई डांस करते वक्त गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, अगर कोई गोल गोल घूमते वक्त उसने अगर हाथ छोड़ के अगर वो घूम रहा है या हाथ पास में लेकर घूम रहा है, तो हाथ जब पास में होते हैं तब उसको घूमना आसान होता है। जब उस कंपैरेटिवली जब उसके हाथ बाइंड मतलब दूर दूर होते तब। नॉट ओनली दिस, एथलीट भी अगर आप देखते हो जैसे कि जो ओलंपिक्स के स्विमर्स वगैरह होते हैं, वो जब डाइव करते हैं तो वो सारी बॉडी को एकदम क्या कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। एंड देन उनकी बॉडी क्या होती है, जब ऊपर से वो जैसे ऐसे जंप करते हैं, मान लो ऐसे ऐसे, जैसे ही जंप करते हैं वो ऐसे ऐसे रोटेट हो जाते हैं, फिर ऐसे 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 3-4 बार रोटेट करके फिर पानी के अंदर घुसते हैं, तो उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या हो कि अगर वैसा नहीं करते वो, ऐसा कभी देखा कि कैसे भी टेढ़े मेढ़े हाथ करके वो जंप कर रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है करके, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये जब होता है ना, ये इस लॉ की वजह से है कि बाबा जब आप हाथ पैर दूर करोगे, हाथ पैर दूर करोगे तो आपकी एक सिंपल बॉडी है, आपकी ऐसी, आपकी एक सिंपल बॉडी है ऐसी वाली। आप जब हाथ पैर दूर करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आप घूमना चाहते हो, रोटेट रोटेट करना चाहते हो, लेकिन जब हाथ पैर दूर करोगे तो एक्सिस से आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया मतलब आर दूर हो गया, जितने पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे उनका आर ज्यादा हो गया। अब आर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली एम आर स्क्वायर बढ़ गया, तो आर बढ़ गया तो बहुत ज्यादा चीज बढ़ गई है। तो आर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, आपका आई बढ़ रहा है, अल्टीमेटली फाइनली आपका आई बढ़ रहा है। तो आई इज गोइंग टू इंक्रीज, जो कि इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो आई इंक्रीज होता है, आई ही इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा फिर एम आर स्क्वायर में आपको क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड कि आई बढ़ रहा है मेरा, तो मुझे क्या करना है जो कि बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे उसको कम ही रखना है, कंसोल ही रखना है। तो देयरफॉर व्हाट यू डू इज, तो आपने आप बोले जैसे ही आप पास में लाओगे इनको तो क्या हो जाएगा, आर आपका कम हो जाएगा, आर विल डिक्रीज, देयरफॉर आई विल आल्सो डिक्रीज। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा या कम हुआ, ये अगर आर के ऊपर डिपेंड है, ये आपके हाथ दूर लेके जाने या पास में लेके जाने से पे निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपोजिशन ज्यादा या कम होगा ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं, अपोजिशन ज्यादा कम, तो यहां से हमें समझ में आता है। तो इसीलिए अब इसके एग्जांपल्स क्या थे वो देखो ध्यान से, इसके एग्जांपल्स क्या थे, सडनली अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, सडनली अर्थ एक्सपांड्स, ऐसे एग्जांपल पूछते हैं। सडनली अर्थ अगर एक्सपांड होगी तो क्या होगा, सडनली अर्थ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, किसी को भी पूछूंगा मैं, अगर सडनली अगर अर्थ मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो गई या एक्सपांड हो गई, ठीक है, मान लो सडनली मैंने बोला कि इफ द अर्थ इज गोइंग टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आप बताओ आप में से कोई तो एक, ठीक है, अभी कौन बताएगा आप में से, आयुष, आयुष विल टेल। आयुष आप बताओ कि सडनली अगर अर्थ अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर मान सर लो फिर एक डे में 24 से कम आवर्स आ जाएगी। हाँ मतलब अल्टीमेट ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, सर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, हाँ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। बढ़ेगी। अच्छा मतलब अगर साइज बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी क्या। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ना।
हाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ एक्सपांड होगी तो अगर एक्सपांड होगी तो कम होगी। हाँ तो मतलब एक्सपांड होगी तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब तब क्या हो जाएगा फिर हमारा ड्यूरेशन ऑफ द डे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बराबर। और अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या हो जाएगा फिर, अगर मान लो इसकी रेडियस पहले आर थी और अभी r/2 बन गई, अभी क्या हो जाएगा फिर, अभी ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बराबर। तो यस। इसका मतलब I कब जब कम होता है तो ओमेगा बढ़ता है, एंड I जब बढ़ता है तब ओमेगा कम होता है, बट उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये वाला एक एग्जांपल। दूसरा एक एग्जांपल आपको बहुत फेमस है, आपने सुना होगा कि जैसे कोई एक डिस्क है, एक डिस्क गोल 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 ओमेगा से घूम रही है, ऐसे डिस्क पे अचानक से कोई बॉडी आके यहाँ पे जंप कर दी, यहाँ पे इसको चिपक जाती है, या फिर एक द मैन वॉक्स ऑन इट, या फिर कोई चींटी यहाँ पे आ जाती है, या फिर कोई बॉम्ब इसको चिपक जाता है, तो अचानक से समझ में आता है कि अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट करती रहेगी तो इसमें क्या होता है कि नाउ इट वाज ऑलरेडी रोटेटिंग विद सम ओमेगा, अभी कोई बॉडी आ रही है तो यहाँ पे बॉडी आने से हुआ क्या, देखो चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे आर आर एक नया क्रिएट हो गया, इसका यम एक नया क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया एक एम के लिए एम आर स्क्वायर क्रिएट हो गया है, ये बढ़ गया है, तो एम आर स्क्वायर क्रिएट होने के कारण उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो इसका ऑटोमेटिकली जो है इसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, तो स्पीड कम होने का कारण ये। अब बात ये देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि कोई बॉडी यहाँ पे है, फिर कोई मैंने बोला देयर इज सम एनिमल, ये गोल गोल घूमते घूमते ये एनिमल जो है ये डिस्क के ऊपर बैठा, और ये एनिमल इट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर, ये मूव कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, तब इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी, ठीक है, या फिर बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी, क्या होगा इसमें, कौन बताएगा बताओ। अगर मैंने बोला कि ऐसा एक कोई है, ठीक है, कि इसमें वैष्णवी आप बताओ क्या होगा इस कंडीशन में, अगर मैंने बोला कि देर इज सम बॉडी और देर इज सम एनिमल हु सडनली केम ऑन द डिस्क, और ये डिस्क ऑलरेडी रोटेट हो रही थी ओमेगा स्पीड से, नाउ ये जो एनिमल है, ये एनिमल धीरे धीरे सेंटर के पास आ रहा है, तो ये इसकी इसकी जो है इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी या धीरे धीरे कम होगी, ठीक है बताओ। यस दैट इज द क्वेश्चन टू यू। यस ठीक है, तो हाँ आप बताइए। जब वो एनिमल उस डिस्क पे आएगा तो उसका ओमेगा कम होगा, और जब वो सेंटर के पास जाएगा तब फिर से बढ़ेगा। फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका मोमेंट ऑफ उस इनर्शिया फिर इनर्शिया कम हो रहा है, पहले अचानक से आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अचानक से बढ़ गया, अब वो सेंटर के पास जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया धीरे धीरे कम होने लग गया, ठीक है। दैट इज, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछे तो देन यू मे आस्क अबाउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम के प्रति जितना भी हमें पढ़ना था, ठीक है, दैट ऑल वी हैव स्टडीड। तो इस ऐसे अगर कोई भी एग्जांपल आते हैं तो इस इन टाइप के एग्जांपल आप मतलब आई होप कि आप लोग कर लोगे इन टाइप के एग्जांपल्स को, ठीक है। तो ये वाला चीज हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी देखो नाउ आई विल टेल यू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हमने इतनी सारी कर दी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ द बॉडीज आई विल टेल यू, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि कुछ कुछ बॉडीज ऐसी है जो कि सिमिलर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला रिंग, ठीक है, और कौन सा है होलोस्फीयर, होलोस्फीयर इन दोनों के लिए एक सेम होता है, कितना होता है वो दोनों के लिए, ठीक है। रिंग रिंग भी ऐसी होती है और होलोस्फीयर होता है इस तरह से, ठीक है। होलोस्फीयर मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं है। मान लो कि मैंने दोनों का मास सेम रख रहा हूं, दोनों का रेडियस आर ही रख रहा हूं, ऐसे कंडीशन में इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। ये वाला चीज हमें पता होना चाहिए, ये वाला चीज हमको याद होना चाहिए, ठीक है। दैट इज नथिंग बट इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर दोनों के लिए, ठीक है। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बट वो तरीके हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले कैसे याद करना है वो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन, मतलब आप जो है मैं आपको कुछ वेज बताऊंगा जिससे आप रिमेंबर कर सकते हो। तो जैसे रिंग है, होलोस्फीयर है, ठीक है, इनका इनका होता है एम आर स्क्वायर। अगर मैंने तो उसी तरह से अगर मैंने बोला डिस्क, ठीक है, देयर इज अ डिस्क इज देयर, और यहाँ पे डिस्क और कौन सा सॉलिड स्फीयर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर, डिस्क है और सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। तो ये स्फीयर नहीं है, ये सिलेंडर है, सॉरी,
ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से स्फीयर लिख दिया। इट्स अ हॉलो, क्या है ये, इट्स अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। और अगर मैंने बोला डिस्क है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, तो डिस्क मतलब कैसी, डिस्क मतलब इट इज लाइक डिस्क, ठीक है, ये पूरी भरी हुई है, मतलब ये मेटल की बनी हुई है। और सॉलिड सिलेंडर मतलब ऐसी डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क अगर आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगी ऐसी इस तरह से डिस्क। तो इसका सेंट्रल एक्सिस या फिर ज्योमेट्रिकल एक्सिस के ऊपर अगर हम देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये चीज हमें याद रखना। अब देखो, हालांकि जिधर एक दो दो चीजें होती है, एक होता है एम आर स्क्वायर, एक होता है एम एल स्क्वायर, सब में ये तो आने वाला है। अब किस में डिवाइड बाय 2 आएगा, किस में डिवाइड बाय 4 आएगा, किस में डिवाइड बाय r बाय 2, r बाय 3, 5 बाय 2, 2 बाय 5, 5 बाय 4, ये सब किस किस में करना है, दैट वी हैव टू ओनली चेक। तो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है अभी कौन सा, और द स्फीयर। अगर मैं स्फीयर की बात करूँ आपके लिए, तो स्फीयर्स का देखो, एक होता है हॉलो स्फीयर जिसको हम बोलते हैं शेल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेल। और एक होता है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो एक होता है हॉलो स्फीयर, एक होता है शेल, ठीक है। तो ये मतलब हॉलो स्फीयर को ही हम शेल बोलते हैं। इसका भी रेडियस आर ही है, मैंने बोला देयर इज अ सॉलिड स्फीयर ओवर देयर, इसका भी रेडियस मान लो आर ही है। मैं दोनों अलग अलग करके लिए मैंने इसको रेड कलर में बताया, ठीक है। ऐसा अगर है तो इनका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें क्या करना है पता है क्या, इसमें देयर इज वन सिंपल थिंग, ठीक है, कि दोनों में से हमें समझ में आना चाहिए कि बाबा ये जब ये एक है हॉलो स्फीयर, एक है हमारा सॉलिड स्फीयर, तो इसमें बहुत ही एक सिंपल चीज आ जाती है, ठीक है। अब ये शेल है ना, शेल, ठीक है। तो शेल में देखो, शेल में क्या है, तो अगर शेल है तो मेरे पास समझ में आना चाहिए कि शेल के लिए आई कैन यूज वन वेरी सिंपल ट्रिक। शेल का जनरल इसका, तो शेल में देखो ये जो यस है, यस, ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा करूं तो इट बिकम्स 2, ठीक है। और ये जो है ई को अगर उल्टा बन जाता है तो ये बन जाता है 3, तो इट विल बिकम 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर का कितना बन जाएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर। कैसे बना देखो, यस को अगर उल्टा किया तो 2 बन जाता है, और ई को अगर उल्टा किया तो 3 बन जाता है। तो शेल के लिए या फिर हॉलो स्फीयर के लिए बन जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर के लिए देखो, यहाँ पे स्फीयर आ गया तो यस को उल्टा करो कितना बन जाएगा 2, और पी आ गया तो पी के लिए क्या कर दो आप 5 लिख दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट ओवर देयर। तो दीज आर द वेज यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम। तो अभी मुझे याद है कि अगर आप ये वाले टेक्निक से अगर आप क्या करते हो, ठीक है, इफ यू रिमेंबर बाय दिस टेक्निक्स ऑल दस फॉर्मूलीज, तो आप कभी इसको इन चीजों को क्या करोगे नहीं, भूलोगे नहीं अभी कभी, ठीक है। तो दीज आर द वेज टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलीज। और इसके बाद अभी अगर ये मुझे पता है, ठीक है, नॉट ओनली दिस, अगर रॉड है, रॉड, तो रॉड के लिए देखो, तो अभी रॉड के लिए देखो क्या हो जाता है, रॉड के लिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो सिंपल, देयर इज अ रॉड लाइक दिस, ठीक है, इट्स लाइक अ रॉड। तो ये अगर मान लो इस तरह का ये अगर रॉड है मान लो, तो और ये इफ इट इज मूविंग विद स्पीड से लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ओमेगा, ठीक है, और या फिर इसका लेंथ क्या है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, एल। एल हम कब यूज करते हैं, अगर मान लो कोई लीनियर बॉडीज है जिसको लेंथ होता है, उनके लिए हम एल यूज करते हैं। अगर ऐसा कंडीशन आया तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल हमें पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, इट विल बिकम एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होता है, वो 12। 12 कैसे है देखो, देखो इसके लिए आप सिंपल क्या करो, इसके लिए आप आर याद रख लो। आर को अगर मैंने काटा, ठीक है, तो ये वाला अलग बन जाएगा, ये वाला अलग बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1 2, 1 2 मतलब 12। तो इसके लिए क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया, तो ये बन जाएगा 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। नॉट ओनली दिस, अगर आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब देखो बराबर सेंटर में गया था तो हमने काटा था, ठीक है। अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से कितना होता है, यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, यहाँ पे होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 होता है। तो 3 के लिए क्या करना, इसी को काटो, लेकिन इनको क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, 1 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3। तो इस तरह से क्या करते हो आप, याद रख सकते हो। तो बेसिक जो फॉर्मूलेज है, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जिस भी ऊपर जनरली एग्जांपल पूछते हैं और जनरली डिफिकल्ट नहीं होते, तो वो तो फॉर्मूले आप आसानी से इस तरह से ट्रिक से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये ऐसे मतलब आई सॉ समवेयर, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई। ऐसे आप अपने भी ट्रिक्स बना सकते हो ऐसे खुद के, ठीक है, देयर आर मेनी ट्रिक्स दैट यू कैन मेक ओवर देयर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काफी सारे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक जनरलाइज जो रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अभी काफी सारी चर्चा हमने इसके ऊपर कर ली है। नाउ आई विल टेल यू वन स्पेशल थिंग, ठीक है। अभी इसमें कुछ अलग से सवाल आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आता है टॉपलिंग, ठीक है।
अब ये टॉपलिंग में अभी हम अब इसको बता नहीं सकते कि ये भी किस में आ रहा है, ठीक है। वी सॉ अबाउट द टॉर्क, वी सॉ अबाउट एवरीथिंग। तो जनरली मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ टॉर्क के, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ टॉपलिंग के। पहले मैं टॉर्क के बारे में बता देता हूँ। अभी क्या होता है कि बहुत बार आपको जैसे फॉर एग्जांपल यू आर आस्क्ड अबाउट लाइक दिस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको बोला है कि एक ऐसे इस तरह से एक सिस्टम दी गई है ऐसे, और यहाँ पे आपको क्या गया है, यहाँ पे देयर इज अ थिंग, यहाँ पे एक रॉड लटकाया गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड ऐसे लटकाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड। आप ऐसे इसको यूनिफॉर्म कंसीडर करो कि दिस इज लेट्स से दिस इज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ यल। ऐसा अगर कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर बोला जाए कि दिस इज वन ऑफ द एंड एंड दिस इज अनदर एंड, आपको बोला जाए कि अचानक से एक एंड टूट जाए तो ये क्या करेगा, ये तो चिपका ही रहेगा। तो ना दिस विल, ये क्या करने वाला है, हमें समझ में आता है कि अगर अचानक से आप इसको तोड़ दोगे, ठीक है, इसको अगर आप कट कर दोगे, ठीक है, ब्रेक कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ इट विल रोटेट लाइक दिस। तो ये जो है ये क्या करने वाला है, ये कुछ एंगल करने वाला है थीटा। तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा। तो बिकॉज इट विल डू द रोटेशनल मोशन, तो ये रोटेशनल मोशन करेगा, ये यहाँ पे समझ में आती है। तो ना इनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, कि बाबा इसका क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है फिर, उस कंडीशन में आपको जैसे कि हमने 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 देखे हैं इन मेनी ऑफ द केसेस वी हैव सीन अबाउट कि कई बार क्या होता है कि इस टाइप के अगर एग्जांपल पूछे जाते हैं कि अगर मान लो एक बॉडी इस तरह से आपको लटका के दी गई है और दूसरी बॉडी है फॉर एग्जांपल मान लो आपको ऐसे कर गई, तो अगर करना आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि बाबा हो क्या रहा है करके। तो आपने बोला कि इसका वजन जो है mg कहाँ लग रहा है, सेंटर में, mg लग रहा है सेंटर में। तो एक्चुअल में इसकी वजह से देयर इज अ टॉर्क ओवर देयर एट द डिस्टेंस l/2। तो l/2 पे क्या लग रहा है, तो टॉर्क हमारा, तो हमें समझ में आता है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू व्हाट, तो वी कैन से दैट इज नथिंग बट l/2 डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और mg क्या हो गया, फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये इतना टॉर्क उसको लग रहा है, ठीक है। पहले वो इसी को बैलेंस कर रहा था, दैट इज द थिंग। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई भी एग्जांपल हमको अगर पूछते हैं तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व देम, ठीक है। तो ऐसे बेसिक अगर क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाए तो आई होप आपको ऐसे एग्जांपल्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। नॉट ओनली दिस, अभी कभी कभी क्या करेंगे, आपको नहीं ऐसा दिया, आपको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वहां पे क्या हुआ कि एक रॉड जो है, एक रॉड एक फिक्स किया गया था एक जगह पे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला, ठीक है, इफ यू आर गिवन दैट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, एक रॉड एक यहाँ पे फिक्स है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और दूसरा जो एंड है, दूसरा एंड को हमने लटकाया गया था, यहाँ से एक धागे से हमने लटकाया, और अचानक से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ, फिर भी सेम वही चीज। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब वो रोटेट करता है ना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, जैसे कि टॉर्क तो हमने मेजर कर लिया, बट देयर इज आल्सो इट विल हैव सम, इट विल हैव, क्योंकि वो अपनी क्या कर रहा है, वो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इट विल हैव सम एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये क्योंकि रोटेट कर रहा है तो उसका आई भी आएगा फिर, क्योंकि ये वन ऑफ द एंड से रोटेट कर रहा है, ये भी वन ऑफ द एंड से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आई की भी वैल्यू, तो यहाँ पे बोलेंगे आप टाउ, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आई इनटू अल्फा। ये टॉर्क को इसके साथ आपको आई अल्फा को क्या करना है, मैच करना है। और आई मतलब क्या है, हमने देखा ml स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो इसके साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। इसको आप पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरेटिवली भी क्या कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो। वो हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग ओवर देयर। तो ये हो जाता है रॉड्स के लिए। अगर रॉड्स के कोई एग्जांपल इस तरह से आपको अगर लटकाए हुए इस तरह से पूछे तो देन वी कैन सॉल्व लाइक दिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है टॉपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपलिंग वाले एग्जांपल्स। अब टॉपलिंग देखो, टॉपलिंग इज वन वेरी स्पेशल केस, बहुत ही एक स्पेशल केस है टॉपलिंग वाली, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि ऐसा एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, और टॉपलिंग मतलब समझ में आता है कि टॉपलिंग मतलब क्या, कि ये इधर से गिरने वाला है ऐसे, इसको यहाँ से फोर्स दो, फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये ऐसा जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये ऐसा इसके इसके अंदर ऐसे कि ऐसे गिर जाएगा ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा होने वाला है इसका, ठीक है, अबाउट अ गिवन पॉइंट। अब देखो जब ये चीज जब टॉपलिंग होता है ना, तो टॉपलिंग में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टॉपल अबाउट व्हाट पॉइंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये बॉडी है, तो मैंने अगर इसको 4 पॉइंट दे दिए पी क्यू आर एस, ऐसे अगर नाम दे दिए मैंने, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि किस पॉइंट के अबाउट टॉपल होने वाला है। जैसे अगर मैं फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ और मैंने बोला कि ये फ्रिक्शन सरफेस है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी हो तो नहीं रही, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है देयर इज अ टॉर्क, क्योंकि ये कुछ किसी डिस्टेंस पे लग रहा है फोर्स, मान लो एच डिस्टेंस पे या फिर आर डिस्टेंस पे लग रहा है, एफ फोर्स आप लगा रहे हो, इससे बॉडी मूव तो नहीं हो रही है, मूव तो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखो ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों टू फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, acting on the same body separated by some small distance, तो that is like a torque। तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, तो ये जो टॉर्क लग रहा है, तो ये अब ये क्या होगा कि इस पॉइंट के अराउंड, मतलब क्या कि थोड़े समय बाद
देखने का आपको ये मिलेगा कि ये जो बॉडी है ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ये बॉडी जो है आर पॉइंट के अलॉन्ग इस तरह से खड़ी हो गई करके बॉडी आपको ऐसे मिलेगी। तो मतलब एक्चुअली फिलहाल mg यहां लग रहा है, फिलहाल mg यहां लग रहा है। अगर मैंने बोला कि अगर ये अगर अगर आपने फोर्स इतना लगाया इतना लगाया इतना लगाया कि mg बराबर एग्जैक्टली p पॉइंट से पास होगा, अगर mg एग्जैक्टली क्या हो रहा है p पॉइंट से अगर पास होगा, देन एंड देन अभी इसके बाद अगर आपने थोड़ा भी फोर्स लगा दिया तो इसके बाद में मुझे ऐसा नहीं कि मुझे मुझे पूरा गिराने तक मुझे फोर्स लगाने की जरूरत है, यहां तक भी मैंने ला लिया, यहां से मैं थोड़ा इससे थोड़ा भी ज्यादा, इतना या इससे थोड़ा ज्यादा, अब आपको समझ में आता है कैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ। एनएलएम में हमने देखा है बॉडी को रोकने के लिए हम अगर जो फोर्स निकालते हैं या बॉडी मूव कब नहीं करेगी ये फोर्स निकालते हैं, या फिर बॉडी जस्ट मूव कब करेगी ये फोर्स जब हम निकालते हैं तो दैट इज इक्वल ओनली। यहाँ पे इतना भी अगर आपने ला लिया, क्या mg जो है ये पॉइंट को देयर इज वन स्पेसिफिक नेम, ठीक है, यू कैन पुट इट जैसे कि, ठीक है, तो ये पॉइंट से अगर पास होगा, ठीक है, जैसे इसको हम टॉपलिंग पॉइंट या फिर आप इसको अलग अलग कोई कोई लोग जो है उसको अलग अलग नाम देते हैं, इस पॉइंट से अगर पास होगा देन इसके बाद में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, अभी टॉपलिंग होगा ही होगा, कंफर्म है। तो इसीलिए क्या होता है कि देयर आर मेनी एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द टॉपलिंग आर आल्सो गिवन, ठीक है। तो हमारे लिए टॉपलिंग के समय पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि ये पॉइंट है कहाँ पे और क्या कर रहा है करके, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हमारे लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, कि ये पॉइंट कहाँ है, ठीक है, कौन सा है, इसके इससे हमें बाकी सारे डिस्टेंसेस पता है क्या, ये सारे डिस्टेंस जो है हमारे लिए मैटर करते हैं। अगर ये डिस्टेंस हमें पता है देन वी कैन इजीली सॉल्व देम, नहीं तो हम इजीली इनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो देयर आर मेनी टाइम्स वी हैव वन काइंड ऑफ एन एग्जांपल फॉर द टॉपलिंग। टॉपलिंग की अगर आप देखें तो टॉपलिंग के लिए हमें पता है कि इसी तरह का कोई एग्जांपल अगर आपने अगर सोच लिया होगा तो यू मे गेट सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, इन द बुक्स लाइक दैट, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैंने बोला कि इफ देयर इज अ ब्लॉक लाइक दिस, इसके ऊपर अगर मान लो ऐसा है और मैंने अगर कुछ फोर्स लगा दिया इसको, ठीक है, मैं कोई एक्सटर्नली क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नली कोई तो इसको क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ लगाओ किधर भी लगाओ, व्हाटएवर इट इज। जैसे मैंने फोर्स बोला कि मैंने आपको यहाँ पे फोर्स लगाया है, mg कहाँ लग रहा है, mg यहाँ लग रहा है, ठीक है। आप फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, इसका मान लो डिस्टेंस है h, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मान लो आपका h डिस्टेंस है। तो फिर अभी अभी क्या होगा, देखो ये मुझे मेरे लिए मैंने मुझे समझ में आया कि अगर टॉपल अभी पूछा आपको, ठीक है, कि कितना मैं कितना फोर्स लगाऊं तो सो दैट इट विल गेट टॉपल, ठीक है। आपको पूछते कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम तो लगाया तो वो तो टॉपल होगा ही, बट कम से कम कितना फोर्स लगाओगे कि इट विल गेट टॉपल्ड ओवर। टॉपलिंग के लिए इसलिए क्या करते हैं हम, हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस मेजर किया, तो हम क्या करते हैं ये दिस फोर्स, तो हमने बोला कि टॉपलिंग के समय पे क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली इसमें से पास होगा, बराबर, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा इसमें, तब जो है तब हमारा जो जो फोर्स लगने वाला है वो अलोंग दिस लाइन लगने वाला है, बराबर। तो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे लिए मैटर करता है। तो हमने बोला देयरफॉर वी कैन से, अभी हमारा एफ अभी क्या लगा, अभी क्या हो रहा है, एफ इंटू एच, ये जो ये क्या है दिस टॉर्क, अगर ये किसके इक्वल हो गया, mg इंटू, यहाँ से अगर यहाँ तक मान लो डिस्टेंस है आपका r/2 डिस्टेंस अगर है तो मतलब mg इंटू r/2, इसके इससे अगर मैच कर गया तो इतना ये फोर्स जो है आप क्या करोगे, mg इंटू r/2, ठीक है, r/2h, इस तरह से अगर आप लिख दोगे तो इतना फोर्स मुझे मिनिमम चाहिए सो दैट द बॉडी शुड गेट टॉपल्ड, तब जाके क्या हो जाएगा, बॉडी टॉपल हो जाएगी, नहीं तो बॉडी टॉपल नहीं होगी। तो उसके लिए जरूरी, तो हमारा कंडीशन है ये वाला चीज, ठीक है। तो ये हमने किया क्या कि ये बॉडी घूम घूम के यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है, ये बॉडी जो यहाँ पे थी तो ये वाला डिस्टेंस अगर यहाँ तक अगर आ गई then we can say that yes then the body will get toppled, otherwise the toppling will not happen over there, ठीक है। तो ये हो गया। इसके और भी अगर मैंने बोला कि ये टॉपलिंग का एक अलग क्राइटेरिया है, दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल। और कुछ काइंड के एग्जांपल आपको पूछते हैं, दैट इज थर्ड टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल ये इनके इनसे अलग है। अभी ये एकदम नॉर्मल टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसी में क्या करते हैं, एनएलएम घुसा देते हैं इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला कि देयर इज अ पुली लटकी हुई है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये पुली मूवेबल है। अब हो गया फिर, ठीक है, ये पुली क्या कर रही है, पुली रोटेट कर रही है, यहाँ से एक ब्लॉक है, अब आप क्या करोगे, ठीक है। और इधर इधर जो है मान लो इधर ये फुक्स या फिर इसके ऊपर ही ये वाइंड की गई है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप इमेजिन कर लो ऐसे एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है फिर, ये पुली अगर मूव हो रही है तो इसको क्या लगेगा, इसको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है 80 मतलब r इंटू अल्फा, बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। और जो है ये यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे टॉर्क भी लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्वियसली है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे फोर्स कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स F, या फिर मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग T
मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द पुली आर, इस तरह से आप क्या कर सकते हो टॉर्क। तो टॉर्क इसको आपको क्या करना है, आर अल्फा के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो इसके अनुसार भी आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल और इसके अलावा इसमें एक और एक पॉइंट होता है दैट इज अबाउट द रोलिंग मोशन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन मीन्स व्हाट, ठीक है, वी नो अबाउट रोलिंग मोशन। अगर मैं रोलिंग मोशन की बात करूं तो रोलिंग मोशन मतलब क्या है, रोलिंग मोशन इज अ मिक्सचर एक्चुअली। ठीक है, रोलिंग मोशन अगर देखा जाए तो रोलिंग मोशन मतलब क्या है, इट इज अ मिक्सचर एक्चुअली, इट्स रोलिंग मोशन इज व्हाट एक्चुअली, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल अगर हो रहा है बॉडी का, देन वी कैन से दैट इट इज देयर। ठीक है, ये जो है ना, ये हमने इसका भी हमने देखा हुआ है कि रोलिंग बॉडी के लिए क्या क्या किस किस पॉइंट पे कितनी कितनी इसकी वेलोसिटीज होती है, कैसे निकालना है करके। तो हम बोलेंगे इसके लिए एक सिंपल अगर आप फॉर्मूला बताओ तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, अगर आप ये वाला चीज कर दोगे तो यहाँ से आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने कैसे पढ़े हुए, तो इसमें जनरली एग्जांपल मोस्टली यही पूछते हैं, अगर मैंने ये बॉडी यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा दी तो कौन सी बॉडी पहले आएगी, या फिर इसी बॉडी का एनालिसिस करो। इन टाइप के एग्जाम्पल्स आपको पूछ सकते हैं इस सिचुएशन में। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला चीज क्लियर कर देते। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।